दोस्तों अभी जो हमारा आर्मी का एग्जाम है ये आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि जून महीने में होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको इसी साल अपना सिलेक्शन वहां पे लेना है तो अपना टारगेट दोस्तों यहाँ बना के चलना, कैसे भी करके आपको 40 प्लस क्वेश्चन वहां पे सही कर लेने हैं। तो दोस्तों ये 40 प्लस क्वेश्चन आप तभी वहां पे सही कर पाओगे जब आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन वहां पे आते हैं। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पिछले साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करोगे। यानी जितने भी आपके एआरओ में क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि आपके पेपर रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, 50 इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी हमारे आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहां से एक आइडिया आपको ये भी लग जाएगा कि आपके एग्जाम का जो लेवल क्या वहां पे होता है और इन 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर आप वहां पे कर पाते हो। अगर किसी बच्चे ने 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लिया तो मान चला उसकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही। लेकिन आपको टारगेट अभी से ये बना के चलना है कैसे भी करके हमें 40 प्लस क्वेश्चन वहां पे सही करने। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया रोहतक एआरओ में पूछा गया था। दोस्तों जो अपने डेली क्लास होगी 6:30 बजे डेली क्लास यहाँ पे होगी। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब वहां पे कर लीजिए, ताकि जो आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सारे आप क्वेश्चन वहां पे अपलोड किए जाए, उनकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाए। और डेली 6:30 बजे जो क्लास होगी डेली अटेंड जरूर करना। एग्जाम तक दोस्तों मैं यहाँ पे 100 सेट यहाँ पे कराऊंगा। टोटल आपके 5,000 इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन भी वहां पे तैयार कर लिए, जब पेपर बैठोगे पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो राजधानी दोस्तों याद करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो देश की राजधानी है वो भी तैयार करने और जो भारत के राज्य की राजधानी है वो भी तैयार करना है, क्योंकि राजधानियों से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। ऑप्शन हमारे हैं अंकारा है, दोहा है, मनामा है, बेरूत है। तो अगर आपके पेपर ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हुआ तो सीधा सीधा दोस्तों आप क्या आंसर बताओगे। और ये ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं। तो इस वैसे जो मैं चीज बता रहा हूं वैसे आपको तैयारी भी करते चलना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप पेन और कॉपी लेके बैठना है, सारे पॉइंट वहां पे एक कॉपी में नोट करते हुए चलना है। तो इसका आंसर दोस्तों सीधा सीधा क्या बताओगे, बहरीन की राजधानी हमसे पूछी जा रही है वो हम बताएंगे मनामा बताएंगे। ऑप्शन सी पे सीधा सीधा आपको टिक यहां पे कर देना। और ये सारे नाम भी आपके इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, अच्छा हमें ये बताओ जो आपका ये अंकारा होता है, अंकारा कहां की राजधानी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों क्या बताओगे, ये राजधानी हो जाएगी तुर्की की राजधानी आपके सीधा सीधा यहां पे बता देना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अब हमें तो दोहा कहां की राजधानी है, हम कहेंगे दोहा आपकी कतर की राजधानी यहां पे हो जाएगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमसे बेरूत की पूछा जाता है ये कहां की राजधानी है, हम यहां पे लिब नाम का नाम बता देंगे। तो ये सारे नाम याद करना, अगर पेपर में आपका ये बहरीन का पूछा गया है तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजधानियां तैयार कर लेना, जितने भी भारत के राज्य है उनकी राजधानियां एग्जाम में आती हैं। और जो आपकी मुद्राएं होती है जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी मुद्रा भी तैयार करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा वहां पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सिकंदराबाद एआरओ में जीडी के पेपर में ये पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से नहीं बहती है। दो यहां पे दिया जा रहा है किस देश से आपकी ये नहीं बहती है। ऑप्शन क्या है, चीन है, नेपाल है, भारत है, बांग्लादेश है। दोस्तों आपके ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता हो कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो अन्य देशों में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कितनी कौन सी यहाँ पे हो जाती है। ऐसे और कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और जो इसका पहले देखो, जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां पे नहीं बहती है, तो चाइना में ये नदी बहती है, केवल आपको ये नेपाल में नहीं बहती, भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है, हम कहेंगे नेपाल में नहीं बहेगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अगर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती है ध्यान से देखिएगा। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, ये नदी कहां से आपकी निकलती है, तो उद्गम दोस्तों सीधा सीधा क्या बताओगे, ये दोस्तों आपका हो जाएगा तिब्बत के, कहां बताओगे, तिब्बत के दोस्तों मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास, ये याद कर लेना तिब्बत के
मानसरोवर के पास से निकलती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये चाइना में किस नाम से जानी जाती है, भारत में किस नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो हमें तो ये क्लियर है कि भारत में आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से ही वहां पे जाना जाता है। अब बात अगर कभी ये किया जाए कि ये बताओ चीन में किस नाम से जानी जाएगी, या फिर दोस्तों ये बताओ बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस नाम से वहां पे जानी जाती है, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों अगर हम ये बात करें बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाएगी, आप कहोगे सर हम कहेंगे जमुना के नाम से आपकी ये जानी जाती है। चीन में किस नाम से जानी जाएगी, चीन में दोस्तों आप क्या बताओगे, यार लुंग, यार लुंग जांगबे, जांगबे के नाम से दोस्तों ये नदी वहां पे जानी जाती है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है, यहाँ पे अगर इसकी आपकी लंबाई पूछ ली जाए, लंबाई क्या बताओगे, आप कहोगे सीधा सीधा 2900 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई यहाँ पे हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी यहाँ पे हैं, सारे चीज ध्यान से देखना। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए ये सारे पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसकी सहायक नदी बताओ क्या वहां पे हो जाएगी, तो क्या बताओगे दोस्तों, यहाँ पे एक नाम बताओगे दिबांग, क्या लिखोगे, एक नाम दोस्तों हो गया आपका दिबांग हो जाएगा। एक नाम दोस्तों यहां बताओगे लोहित, क्या नाम बताओगे, एक नाम हो गया लोहित। एक नाम और दोस्तों यहां पे क्या लिखोगे, सुबनसिरी, सुबनसिरी। ये दोस्तों सारी सारी क्या हो जाएंगे, इसकी सहायक नदियां वहां पे हो जाती है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी से आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे क्लियर पॉइंट आप कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आया, दुनिया का तीसरा, देखो पूछा जा रहा दुनिया का हमें बताना तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यहाँ पे इंडोनेशिया है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। दोस्तों इसके लिए कम से कम आपको इनकी सीरीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे चलो हमसे तीसरा पूछ लिया गया, अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए, दूसरा पूछ लिया जाए, तीसरा, चौथा, कोई पूछे आप उसका आंसर आसानी से दे पाओ। तो दोस्तों यहाँ मैं पूरा एक क्रम बता देता हूँ ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर बड़ी आसानी से यहां पे दे पाओ। दोस्तों अगर कभी ये क्वेश्चन बनता है, ये बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है वहां पे, तो नंबर 1 पे दोस्तों कौन सा आएगा, आप कहोगे नंबर 1 पे हम कहेंगे भारत देश आ जाएगा। नंबर 2 पे कौन आएगा, आप कहोगे चीन यहां पे आ जाएगा। नंबर 2 30 में बात करेगा कौन आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे हो जाएगा। और इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर ये बात की जाए नंबर 4 पे कौन आएगा, हम कहेंगे इंडोनेशिया। किसका नाम बता दोगे, आप कहोगे इंडोनेशिया का नाम हम यहाँ पे बताएंगे। अगर नंबर 5 की दोस्तों बात करेगा हम किसका नाम बताएंगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे ब्राजील का नाम बता दोगे। दोस्तों इसके पहले आपको जो चाइना था उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी वहां पे, लेकिन दोस्तों 2023 से आपकी भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आपकी वहां पे हो गई। अगर क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की, हम कहेंगे भारत देश का नाम आपको बताना है वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो टिकट ट्रेवल्स स्कीम शुरू की जिसमें महिलाओं के लिए बस यात्रा बिल्कुल आपकी मुफ्त है, बस यात्रा मुफ्त है। ये कहां पे आपकी स्कीम शुरू की गई, ये दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन आपका है वहां पे। अभी जो रिलेशन भर्ती आपका एग्जाम वहां पे हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बताओ कहां पे ये स्कीम लॉन्च वहां पे की गई थी, आप क्या कहोगे, सही आप किसका नाम बताओगे, जम्मू और कश्मीर का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन यहां पे हो जाता है। अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस शुल्क जो मुफ्त वहां पे किया गया था, दिल्ली में कब ये योजना वहां पे लागू की गई थी, तो दिल्ली का भी आपको पता वहां पे होना चाहिए। तो दिल्ली में ये योजना आपकी 2019 में ऑलरेडी आपकी लागू वहां पे कर दी गई थी। जहां महिलाएं जो बस यात्रा करती उनका कोई भी शुल्क वहां पे नहीं लिया जाता है। तो अभी लेटेस्ट में कहां पे हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। अगर दिल्ली का पूछा जाता हम 2019, आप ये चीज भी यहां पे ध्यान रखिएगा। अब ये तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी यहाँ पे, जो कि रांची एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया।
सुषमा स्वराज है, मीरा कुमार है, प्रतिभा पाटिल है, सुमित्रा महाजन है। पूछा क्या जा रहा है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रतिभा पाटिल का नाम भी याद कर लेना। अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन वहां पे थी, तो किसका नाम बताओगे, प्रतिभा पाटिल का नाम आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमसे पूछा गया पहली लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो ये नाम दोस्तों किसका बताओगे, ये नाम दोस्तों हो जाएगा मीरा कुमार का। सीधा सीधा नाम क्या बताना है, मीरा कुमार। ऑप्शन बी पे आपको टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ मीरा कुमार है, ये कब आपकी लोकसभा अध्यक्ष कौन से वर्ष में वहां पे बनी थी, आप कहोगे सर हम कहेंगे 2009 में ये पहली बार लोकसभा अध्यक्ष वहां बनी थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मीरा कुमार के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, आप कहोगे जगजीवन राम। जगजीवन राम, यहाँ पे ये नाम भी याद कर लेना। लेकिन 2009 ये जरूर याद करना। अगर यहाँ पे नाम पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीरा कुमार आपकी लोकसभा अध्यक्ष कौन से वर्ष में पहली बार वहां बनी थी, तो हम कहते 2009। आपको ये सन बिल्कुल याद वहां पे होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहा है और उस बच्चे को ये नहीं पता है कि सर हम क्या चीज तैयार करें कि अपना एग्जाम क्लियर कर ले, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके ये शॉर्ट नोट्स दिए गए, जैसे साइंस हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, इनके प्रॉपर आपके हैंड रिटन नोट्स वो भी कलरफुल और विद आपके डायग्राम के साथ वहां पे दिए गए, ताकि नोट्स को समझने में कोई दिक्कत आपको ना हो। और ये कंप्लीट नोट्स की एक बार फोटो कॉपी निकलवा लें, नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, प्रॉपर ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। और साथ 250 आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ताकि आप ये भी देख पाओ कि आपकी रैंक यहाँ पे क्या हो रही है। दोस्तों ये नोट्स केवल आपको वही चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वहां पे जरूरी होती है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, ताकि कम टाइम पे सारा कुछ आप बार बार वहां पे रिवीजन कर पाओ। और ये नोट सीधा सीधा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीधा प्ले स्टोर पे जाना, NML आपको सर्च करना है। ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। सेम जैसे ओपन करोगे ये फोल्डर आपके सामने खुल जाएगा। इसी फोल्डर में सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के, और 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट जरूर दे लेना, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना वहां पे सीख जाओ। और किसी बच्चे का फिर भी कोई डाउट होता तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर शो ही कर रहा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी आपका डाउट होगा बिल्कुल मैं क्लियर वहां पे करा दूंगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज पूछी जा रही है, T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप आपका 2022 का फाइनल मैच कहां पे आयोजित किया गया था। ये भी दोस्तों करंट अफेयर का ही क्वेश्चन मान चलना। ये अभी जो आपके SSC के एग्जाम वहां पे हो रहे हैं, वहां बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट वहां पे हुआ है। तो ये बताओ कहां पे आयोजित आपका किया गया था। ऑप्शन सीधा सीधा सामने आपके दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पेन और कॉपी लेके बैठना, काउंट करते रहना क्या स्कोर यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों अगर 15 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, अगर 13 क्वेश्चन तक भी आपने सही कर लिए, मान चलना तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। और टारगेट हमेशा आपको अभी से फिक्स करके चलना है, कैसे भी करके हमें 40 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, तो सही करने हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया, सीधा सीधा आंसर क्या बताओगे, आप यहाँ पे कहोगे M चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु। हमारा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका कि ये जो आपका T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप यहाँ पे हुआ था, इसके मतलब किसने जीता था वहां पे। तो अगर विजेता पूछेगा तो आप किसका नाम बताओगे, विजेता दोस्तों यहाँ भारत हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत किसको हरा के ये मैच वहां पे जीता था, तो आप क्या बताओगे, उप विजेता हो जाएगी बांग्लादेश हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो T20 ब्लाइंड क्रिकेट यहाँ पे हुआ था, इसमें कौन सी गेंद का यूज वहां पे किया गया था, कौन सी गेंद का आपका यूज वहां पे हुआ था। तो गेंद कौन बताओगे दोस्तों, ये गेंद हो जाएगी रैटल वाली। कौन सी हो जाएगी, रैटल वाली। ये गेंद दोस्तों होता है क्या है, जब गेंद ये फेंकी जाती है, इसमें एक प्रकार की ध्वनि आती है, आवाज वहां पे आती है। तो आप क्या बताओ कौन सी गेंद का यूज होगा, हम कहेंगे रैटल वाली गेंद का आपका यूज वहां पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता संग्राम जो आपके 1857 की सिपाही विद्रोह किस शहर से आपका प्रारंभ आपका हुआ था। शहर का नाम यहां पूछा जा रहा है। तो झांसी है, हैदराबाद है, दिल्ली है, मेरठ है। तो कौन से शहर का आप बताओ,
आंसर आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका सिकंदराबाद एआरओ में जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। दोस्तों हर आपका एग्जाम में मैं जितने भी आपके एआरओ हैं सारे में कराऊंगा। ये मान चला एक एआरओ क्वेश्चन दूसरे एआरओ में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसी तरह आपको तैयारी वहां पे करनी ताकि आप अपना सिलेक्शन वहां पे ले लो, क्योंकि दोस्तों टाइम अब बहुत कम बचा है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस वहां पर ये, और नोट्स जैसे मैंने आपको दे ही रखे उनकी फोटो कॉपी निकलवा लेना, बस वही तैयार करना। और जो ये डेली 6:30 बजे क्लास हो रही, प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे करते हुए चलिएगा। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह है कहां से हुआ था, हम कहेंगे मेरठ से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब ये मेरठ में सन तो हमें पता हो गया, अगर पूरी डेट आपसे पूछ ली जाती तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे 10 मई 1857 से ये क्रांति आपकी प्रारंभ यहाँ पे हुई थी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आखिर ये जो सिपाही विद्रोह हो क्या, मतलब क्यों वहां पे हो गया था, तो वहां पे दोस्तों हुआ क्या था, एक वहां पे राइफल थी एनफील्ड। कौन सी राइफल थी, आप कहोगे एनफील्ड राइफल वहां पे दी गई थी, और जिसमें जो कारतूस आपके लगाए जाते थे वो कारतूस किसके बने हुए थे, उसमें जो उसकी कवर था, खोल था वहां पे, वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के बने हुए वहां पे थे। तो इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ, सिपाहियों में विद्रोह आपका वहां पे हो गया था। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 1857 सिपाही का विद्रोह मेरठ से मान लो शुरू हुआ था, अब ये धीरे धीरे हर जगह फैल वहां पे गया था। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हमें एक चीज ये बताओ कि ये दिल्ली में जब ये विद्रोह वहां फैला था तो दिल्ली में इसका नेतृत्व वहां पे किसके द्वारा वहां पे किया गया था, तो दिल्ली में किसका नाम बताओगे, आप बताओगे यहां पे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कहां पे किया, दिल्ली में। और झांसी में किसने नेतृत्व किया था, हम नाम सीधा सीधा किसका बताएंगे, आप कहोगे लक्ष्मीबाई का नाम यहां पे हम बता देंगे। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, अब ये मान लो 1857, 57 है, यहाँ 56 लिख गया है, यहाँ 57 कर लेना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ये विद्रोह कब मान लो बंद हो गया, समाप्त कब हुआ था, तो हम यहाँ पे कहेंगे 1858 में ये विद्रोह पूरी तरह से आपका दबाव वहां पे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पारंपरिक अल्पाहार जो आपका ये खांडवी है, बताओ कौन से राज्य से संबंधित होगी, गुजरात है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। बस दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का लाने का यही मतलब था, ये आपका जबलपुर एआरओ यानी एमपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ बस सीधा यही याद कर लो कि ये गुजरात राज्य से संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब पेपर में वहां पे आया था बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप वहां पे कर दिया था, यानी उनको पता भी नहीं था ये क्वेश्चन कहाँ से हमारा पूछा गया। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर वहां पे दिखेंगे। अगर 50 क्वेश्चन आता है तो 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल आपको नजर वहां पे आएंगे, आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहां से आ गया। दोस्तों उन क्वेश्चनों को ध्यान भी वहां पे नहीं देना है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता स्किप करके आगे निकलना है। लेकिन 40 प्लस क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको सही वहां पे कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या चीज दी जा रही है, ये बताओ निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में आपके जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो बताओ कौन सा संविधान संशोधन वहां पे हुआ था कि 44वां हुआ, 42वां हुआ, 52वां हुआ या 46वां हुआ। यहां से भी कई सारे और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहले तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन और कॉपी लेके बैठे रहिएगा, आप ये जरूर काउंट करना बच्चों कि क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जो मौलिक कर्तव्य है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वहां पे जोड़े गए, आप सीधा कहोगे 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन दोस्तों और क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो 42वां संविधान संशोधन ये कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था, तो यहाँ पे वर्ष क्या बताओगे, आप कहोगे 1976 में ये आपका संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था। अब अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपका आर्टिकल नंबर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे कहोगे आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 51A यहाँ पे आपका हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी यहाँ पे है।
मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी यहाँ पे हो जाएगी, आप संख्या बताओगे दोस्तों। इनकी संख्या अब हो गई 11 यहाँ पे होगी। अगर पहले क्या कितनी संख्या थी यहाँ पे, पहले इनकी संख्या 10 वहाँ पे थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितनी हो गई, 11 संख्या यहाँ पे आपकी हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये एग्जाम में आता है। 42वां संविधान संशोधन ये कौन से वर्ष में हुआ था, 1976, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में आपके जोड़े गए, ये भी तैयार कर लेना एग्जाम में। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएंगे। अब ये बताओ, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक जो आपका मसौदा किसने तैयार वहां पे किया गया था। तो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने, नंदलाल बोस ने, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, बेनेगल नरसिंह राव ने। एक नाम आपका ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, नंदलाल बोस। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, वो भी आर्मी के ही एग्जाम में। पहले ये बताओ कौन सा एग्जाम में इसका राइट आंसर क्या वहां माना गया था, जब ये रोहतक एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों सीधा सीधा ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में रिपीट हुआ, आप किसका नाम बताओगे, यहां बताओगे बेनेगल नरसिंह राव का नाम बताना है। ऑप्शन डी पे सीधा सीधा आपको टिक यहां पे कर देना है। और क्या क्या चीजें यहां से आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ संविधान के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम कभी अगर आपसे पूछा गया तो किसका नाम यहां बताओगे, इसके अध्यक्ष कौन यहां पे हो जाएंगे। तो सीधा सीधा आपको बताना है डॉक्टर, क्या नाम बताओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि जो आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, क्या पूछ लिया जाए, ये अगर पूछा जाए, एक हमें ये भी बता देना, अगर हमें एग्जाम में पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन वहां पे थे, तो किसका नाम बताओगे, आप सीधा कहोगे सर हम बताएंगे किसका नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यहाँ पे याद कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि संविधान को कब अपनाया गया, अच्छा ये बताओ हमें संविधान को आपका ये कब अपनाया वहां पे गया था, तो कब अपनाया गया था, आप कहोगे 26 नवंबर 1949 को संविधान को आपको ये अपनाया गया था। अभी मैंने एक क्वेश्चन ये बताया था कि आपका जो नंदलाल बोस है ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन इंपॉर्टेंट का, दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नंदलाल बोस ने क्या वहां पे किया था, आप बताओगे। संविधान की जो मूल पांडुलिपि थी उसमें सजावट वहां पे की थी, यानी जो आपके संविधान लिखा गया था, बनाया गया था, उसमें सजावट का काम किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था नंदलाल बोस। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा संविधान की जो पांडुलिपि है, जो उसमें डिजाइन बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए, सजावट काम किसने वहां पे किया है, आप कहोगे नंदलाल बोस ने वहां पे किया है। इंपॉर्टेंट है, सारे चीजें तैयार वहां पे करते हुए चलिएगा। 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार वहां पे की गई थी, किसके द्वारा तैयार की गई है, जो कि आपका जयपुर एआरओ में जीडी के पेपर क्वेश्चन पूछा गया कि आपके हेरोड डोमर है, जवाहरलाल नेहरू है, पीसी महालोनोबिस है, या डॉक्टर डी.आर. गॉडकिल हो जाए, किसका नाम बताओगे यहाँ पे कि 1956-1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा वहां पे तैयार की गई थी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो आप क्या कहोगे, हम कहेंगे यहाँ पे पीसी महालोनोबिस का नाम बताना है, ऑप्शन सी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। दोस्तों ये जो आपका महालोनोबिस मॉडल आया था, इसका मेन मकसद क्या था दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, भारी उद्योग, क्या बताओगे, भारी उद्योग पर जोर देना, भारी उद्योग पर जोर देना। ये आपके जो आपकी ये पंचवर्षीय योजना आई थी, इस पे आपका यही ध्यान वहां पे दिया गया था, जो कि महालोनोबिस मॉडल पे आपकी ये आधारित वहां पे हो जाती है। तो सारी चीजें तैयार करते हुए चलना, काउंट करते चलना बच्चों, क्या स्कोर यहाँ पे हो रहा है। टारगेट 40+ क्वेश्चन आपको करना ही है अगर आपको इसी साल सिलेक्शन वहां पे लेना है तो। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा गया लावणी बताओ किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध आपका लोक नृत्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, सिक्किम का है, तमिलनाडु का है, तो कौन से राज्य का नाम बताओगे। रांची एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन आपका सीधा सीधा वहां पूछा गया था। तो लावणी बताओ कहां का लोक नृत्य हो जाएगा, हम कहेंगे सर ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। कहां का नाम बताओगे, महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी पे सीधा सीधा आपको
टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे कथक। किसका नाम बताओगे, कथक का नाम बताओगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिक्किम का लोक नृत्य क्या होता है, हम बताएंगे मरूनी। क्या बताओगे, मरूनी का नाम बता दोगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, आप कहोगे करागम। करागम का नाम यहां बता देना है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट नाम यहां पे हो जाते हैं। ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कथक कथक लोक नृत्य कहाँ का आपका वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बताओ हार्नबिल महोत्सव। देखो आपके नृत्य हो गए, महोत्सव हो गए, ये पेपर में क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इन पे फोकस वहां पे करते चलना। दोस्तों जो प्रैक्टिस डेली अपने 6:30 बजे हो रही है, डेली प्रैक्टिस जरूर ज्वाइन करना। हर सेट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर वहां पे टकराएगा। तो हार्नबिल महोत्सव बताओ कौन से राज्य में मनाया जाएगा। हरियाणा है, सिक्किम है, पंजाब है, नागालैंड है। सिकंदराबाद एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। पूछा किसका जा रहा है हमें, हार्नबिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाएगा। हम कहेंगे ये महोत्सव आपका नागालैंड में। कहां पे, नागालैंड में। ऑप्शन डी पे आपको टिक वहां पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका ये हार्नबिल महोत्सव है ये कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे ये आपका हर साल दिसंबर के 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका मनाया जाएगा। अगर क्वेश्चन ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव भी यहां ध्यान रखना, अगर पूछा जाए हमें ये बताओ हरियाणा में कौन कौन से फेमस महोत्सव हैं, वो सारे चीजें याद करते चलना, कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपका टकराएगा जरूर वहां पे। हरियाणा के कौन कौन से महोत्सव हैं, तो यहाँ पे क्या बताओगे, एक दोस्तों पहला हो जाएगा तीज, पहला हो गया तीज हो गया। दूसरा क्या बताओगे आप, सूरज कुंड। दूसरा क्या बताओगे, यहाँ पे नाम बताओगे सूरज कुंड। अगला नाम क्या हो गया आपका, सूरज कुंड। यहाँ पे एक मेला आपका लगता है। ये सारे महोत्सव आपके फेमस यहाँ पे हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया सिक्किम का बता दो, सिक्किम के कौन कौन से फेमस आपके ये आपके लोक महोत्सव यहाँ पे हो जाएंगे। एक यहाँ दोस्तों होता है लोशुंग। क्या नाम बताओगे, लोशुंग। लोशुंग नाम याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा, क्या लोशुंग इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। दूसरा एक और याद करना, जैसे सागा दावा, सागा दावा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पंजाब का कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों पंजाब का तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक फेमस है बैसाखी। क्या बताओगे, बैसाखी, ये फेमस हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पे लोहड़ी होता है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैसाखी और लोहड़ी सीधा एग्जाम में आएगा। बैसाखी महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है, ये नाम याद करना। ये आपका पंजाब वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज यहां पूछी जा रही है। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, 1947 है, 51 है, 1901 है या 1872। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, देखो मैं सारे नाम यहाँ पे नोट कराता हूँ, 3 क्वेश्चन क्या क्या आपके यहाँ बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों ये पूछा जाएगा कि ये बताओ पहली भारतीय जनगणना कब वहां पे हुई थी, जो सवाल पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पे नियमित वर्ड लग जाएगा कि ये बताओ नियमित भारतीय जनगणना कब शुरू हुई थी। इसका मतलब हुआ था, नियमित से मतलब होता है जो आपकी हर 10 साल के अंतराल में होती है, ये कब से प्रारंभ हुई है। एक क्वेश्चन यहाँ आपसे ये बनेगा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब वहां पे हुई। 3 क्वेश्चन यहां बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया पहली जनगणना कब वहां पे हुई थी, हम कहेंगे 1872 में, ब्रिटिश काल में आपकी ये वहां पे हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नियमित पहली जनगणना कब वहां पे हुई थी, हम कहेंगे 1881 में, यानी जो आपकी हर 10 साल में, हर साल में आपकी ये वहां पे जो स्टार्ट आपकी की गई थी। अब जब भारत वहां पे स्वतंत्र हो गया, तो भारत की स्वतंत्र जनगणना कब वहां पे हुई थी, तो यहां पे आप क्या बताओगे, 1951 में। 1951 में आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या बताओगे आप, सीधा 1872, यानी पहला वाला हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों डेट यहाँ पे याद कर लेना। आपके किसी ना किसी एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर वहां पे आपका टकराएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज यहाँ पूछी जा रही है। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण
कहाँ पे किया है? दिल्ली में किया है, बलूचिस्तान में किया है, अवध में किया है, कश्मीर में किया है। किसका पूछा जा रहा है कि जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पे आपका किया है? तो कहाँ पे निर्माण हुआ है? तो आप क्या कहोगे सर? हम कहेंगे कश्मीर में। कहाँ पे? ऑप्शन डी आपका कश्मीर में इसका निर्माण वहां पे आपका किया है। तो कहाँ ये कश्मीर कहाँ पे हो जाएगा? आप कहोगे ये आपका श्रीनगर, कश्मीर के श्रीनगर में आपका इसका निर्माण वहां पे किया गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शालीमार बाग ये कब वहां बनाया गया था, कौन से वर्ष में आपका ये बना वहां पे था? हम कहेंगे 1619 में जहांगीर के द्वारा आपका बनाया वहां पे गया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली में भी आपका एक शालीमार बाग है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली का जो आपका शालीमार बाग है इसका निर्माण दिल्ली वाले का किसने वहां पे कराया था, तो आप किसका नाम बताओगे? आप बताओगे शाहजहां का। शाहजहां का नाम आपको पता यहां पे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बताओ जहांगीर का शासन काल क्या है, कि जहांगीर ने कब तक शासन वहां पे किया, अगर वर्ष पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे इनका शासन 1605 से स्टार्ट हुआ था और 1627 तक इनका शासन काल आपका वहां पे हो गया था। तब तक ये आपके 27 तक शासन वहां पे कर रहे थे। तो कोई भी चीज पूछी जाए आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर यहाँ पे ले लीजिएगा, ताकि इन क्वेश्चन की बाद में आप प्रैक्टिस वहां पे जरूर करना और पेन और कॉपी में लिखते हुए साथ साथ चलते रहना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा भी गया है और आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आपका कोई वहां पे टकराएगा। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस का दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। साइंस के भी हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं। देखो जो आपके 15 क्वेश्चन जीके के आते हैं, अगर आपने 13 क्वेश्चन जीके में सही कर लिए, मान चला तैयारी सही चल रही है, और साइंस भी आपके बिल्कुल नॉर्मल ही वहां पे आती है, और मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल और भी आसान वहां पे आती है। तो तभी मैं कह रहा हूँ टारगेट कम से 40 प्लस क्वेश्चन का आपको लेके चलना है। पहला क्वेश्चन आता है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या समान संख्या कितनी होती है? तो हम सभी को पता है टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, हमें पता है 46। कितने होते हैं? हम बताएंगे 46। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितने जोड़ी गुणसूत्र वहां पे होते हैं, तो जोड़ी अगर पूछा जाता है हम लोग 23 बोलते हैं, 23 जोड़ी। जब जोड़ी का डबल हो जाएगा 46 गुणसूत्र आपके वहां पे हो ही जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी पे आपको टिक वहां पे कर देना है। चेचक के लिए टीके वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है? जो चेचक का वैक्सीन है किसने इसका आविष्कार वहां पे किया है? सर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की है, लुई पास्चर ने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है, या सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है? पूछा किसके जा रहा है? चेचक का। ये बताना है जो आपकी चेचक की वैक्सीन है, चेचक की वैक्सीन का आविष्कार किसके द्वारा वहां पे किया गया है? तो किसका नाम बताओगे? हम बताएंगे सर एडवर्ड जेनर का नाम बताना है। ऑप्शन सी पे आपको सीधा सीधा टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि एडवर्ड जेनर ने चेचक की जो वैक्सीन है कब बनाई थी, कौन से वर्ष में बनाई गई थी, तो ये वैक्सीन दोस्तों आपकी 1796 में ये वैक्सीन आपकी वहां पे बनी थी। अब यहाँ पे कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बताओ बेंटिंग जो नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, इन्होंने किसकी खोज की थी? हम कहेंगे इन्होंने इंसुलिन की। किसकी खोज की है? हम कहेंगे इंसुलिन की खोज यहाँ पे की है। अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये बताओ यहाँ पे एक नाम यहाँ पे आपका दिया जा रहा है लुई पास्चर का, तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की है? आप कहोगे रेबीज की। अगर यहाँ पे हमसे रेबीज की वैक्सीन का पूछा जाता है, ये बताओ रेबीज की वैक्सीन किसने वहां पे खोजी है? आप बताओगे लुई पास्चर का। इंपॉर्टेंट नाम सारे हैं, सारे चीज तैयार करते हुए चलना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक नाम यहाँ फ्लेमिंग का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? आप कहोगे पेनिसिलिन की। किसकी खोज की है? हम क्या कहेंगे? पेनिसिलिन का नाम यहाँ पे याद करना। ये एग्जाम में ये सारे चीजें पूछी जा चुकी हैं। दो आपका जो रेबीज का ये भी एग्जाम में आता है, आपका जो इसका चेचक का दिया ये तो हाई पूछा ही गया है, और ये फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन की खोज किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीट आपका वहां पे हो चुका है।
अब बताओ फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? दीमक है, लाल चींटी है, मच्छर है या काकरोच है? पूछा किसका जा रहा है, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित वहां पे किया जाता है। तो ये सिकंदराबाद एआरओ में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपके पेपर रिपीट वहां पे हुआ तो हम क्या बताएंगे, ये जो फार्मिक अम्ल होता है किसके द्वारा होता है, जो आपका लाल चींटी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखा होगा आपको, जो चींटी कोई आपको वहां पे काटती है तो आपको जलन महसूस होती है, तो वो जलन किस वजह से महसूस होती है, इसी फार्मिक अम्ल की वजह से ही आपको जलन वहां पे महसूस होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बता दो, क्या यहां पे होता है फार्मिक अम्ल का, तो क्या बताओगे यहां पे फार्मिक अम्ल का, ये हो जाएगा HCOOH। आप ये चीज यहां पे ध्यान रखना, इसका रासायनिक सूत्र भी आपका पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो फार्मिक अम्ल है इसका अन्य नाम, इसे हम लोग किसी और नाम से भी आपका जाना जाता है, तो अन्य नाम क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे अन्य नाम क्या हो जाएगा आपका मेथेनोइक। क्या बताओगे, मेथेनोइक एसिड कहोगे। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अन्य नाम यहाँ पे हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड के नाम से भी आपका वहां पे जाना जाएगा। मानव रुधिर दाब कितना वहां पे होता है, जो हमारा नॉर्मल रुधिर दाब होता है ये कितना होता है, और जब ये हाई मान दाब पूछा जाए वो कितना वहां पे होता है। तो मानव रुधिर दाब बताओ, ये ऑप्शन शो कर रहे हैं कितना यहाँ पे होगा। जयपुर एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप क्या कहो, जो मानव रुधिर दाब होता है कितना यहाँ पे होगा, हम कहेंगे ऑप्शन ए आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। अगर यहाँ पे हमसे उच्च रक्तदाब पूछा जाता, क्या पूछा जाता, एक हमें ये बताओ, अगर हमने ये देख लिया है कि मानव रुधिर दाब तो हमने देख लिया है, अगर पूछा जाए उच्च रक्तदाब कितना वहां पे होता है, तो आप क्या कहोगे, जब ये हो जाएगा आपका 140/90 से, जब आपका ये ऊपर यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहेंगे उच्च रक्तदाब यहाँ पे हो गया। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रक्तदाब होता है हम किसके द्वारा मापते हैं, कौन से यंत्र के द्वारा आपका मापा जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाएगा, आप कहोगे स्फगमोमीटर, मैनोमीटर, ये नाम यहाँ पे याद कर लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ब्लड का हमारा होता है इसका मान हम लोग किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फगमोमैनोमीटर नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन ये आपका पूछा कई बार यहाँ पे जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस का क्या आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जयपुर एआरओ में पूछा गया है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न वहां पे होता है, कि जब धूप में हम लोग बैठते हैं इससे हमें कौन सा विटामिन यहाँ पे मिलता है। विटामिन ए है, डी है, सी है, बी है। धूप में बैठने से कौन सा विटामिन मिलेगा, आप कहोगे विटामिन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए, क्या हो, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या दिक्कत होती है, आप कहोगे कमी से होता आपको रिकेट्स नामक दिक्कत वहां पे देखने को मिल जाती है। रिकेट्स में क्या होता है, देखा होगा जो बच्चों के पैर की हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, तो ये क्या रीजन होता है, रिकेट्स ही वहां पे होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन डी के स्रोत क्या है, विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके स्रोत अगर कभी पूछा जाए आप क्या कहोगे, जैसे आपका धूप तो हमने देखा ही लिया यहाँ पे, इसके बाद जैसे आपके मछली, क्या बता दिया, मछली हो गया, या दोस्तों आपका दूध यहाँ पे हो गया, इनसे क्या होता है विटामिन डी के ये प्रमुख स्रोत यहाँ पे हो जाते हैं। और ये तो पता ही है विटामिन ए की कमी से क्या होगा, हमें पता है रतौंधी होती है, विटामिन सी कमी से स्कर्वी होती है आपका, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग आपको देखने को मिल जाता है। ये कई सारे हो, आप जो ये सारे सेट यहाँ पे करते हुए यहाँ पे चलोगे, जब पूरे 100 सेट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग 5000 क्वेश्चन, तो इसके बाद जब पेपर बैठोगे आप खुद ही कहोगे सर यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर आपका गया ही नहीं वहां पे। लेकिन सारी चीजें अभी से आपको तैयार वहां पे करते हुए चलना है। सबसे छोटे फूल वाला पौधा बताओ कौन सा है, सबसे छोटा फूल
किस पौधे का वहां पे होता है ये पूछा जा रहा है। लिम्मा है आपका, वॉल्फिया है आपका, एलोजा है आपका, ल्यूपिन है। तो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा होता है? ये पौधा कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। कहाँ पे? जल में आपका पाया जाता है। तो वो पौधा दोस्तों हम लोग बोलते हैं वॉल्फिया, यहाँ पे कहा जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए वॉल्फिया का आकार कितना दोस्तों होता है, इसका आकार 0.1 से लेके 1 mm, ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आकार यहाँ पे होता है। अगर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ लिया जाए हमें ये बताओ सबसे बड़ा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा वहां पे हो जाएगा? सबसे बड़ा फूल वाला पौधे का नाम अगर पूछा जाएगा तो आप किसका नाम बताओगे? यहां बताओगे रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया ये नाम यहाँ पे याद कर लेना। अगर छोटा आपसे पूछा जा रहा है वॉल्फिया, तो रेफ्लेसिया क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा फूल वाला पौधा यहाँ पे हो जाएगा। ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, जो कि हमारा जयपुर एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं, ये पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें वहां पे होती हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे कौन सी नहीं होती है। तो अगर देखो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, एक आपकी दोस्तों CO2 हो गई, एक आपकी CH4 हो गई, एक दोस्तों आपकी क्या है नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गई, एक क्या हो जाएगा आपके CFC यहाँ पे हो जाएगी। ये सारी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पे आपकी होती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस आपकी नहीं हो जाएगी? हम कहेंगे जो फाइकस है, ये नहीं होगी। ऑप्शन डी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना। दोस्तों यहाँ पे एक जो CFC गैस है ना, यहाँ से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपके ओजोन परत में कमी हो रही है कौन सी गैस से वहां पे हो रही है? तो एक चीज क्या लिखोगे यहाँ पे, जो आपकी ओजोन परत जो यहाँ पे है, ओजोन परत में जो कमी यहाँ पे हो रही है, ये कौन सी गैस के द्वारा हो रही है? हम कहेंगे CFC के द्वारा हो रही। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओजोन परत में जो बारीक छोटे छोटे छेद वहां पे हो गए, किस गैस की कमी की वजह से हुआ? किस गैस की वजह से हुआ? CFC गैस की वजह से आपका हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या होता है ये पूछा गया है। ट्यूब और टायर की सफाई है, एक उपज संवर्धन है, हृदय का एक रोग है, यह सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। तो हम क्या कहेंगे? एक्यूपंक्चर क्या वहां पे होता है? ये आपका हो जाएगा सुइयों के माध्यम से उपचार विधि होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब ये विधि कहाँ पे पहले मान लो शुरुआत कहाँ से की गई, कहाँ पे इस विधि का खोज वहां पे हुई थी? तो आप कहोगे चीन से इस विधि की खोज आपकी वहां पे की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है। शहद की मक्खी का विष कैसा होगा? शहद की जो आपकी शहद की मक्खी का बताना विष जो होता है कैसा होता है? क्षारीय है, नमकीन है, अम्लीय है, प्रोटीन है। तो शहद की मक्खी का विष कैसा हो जाएगा? उस विष का आप क्या बताओगे? ये विष दोस्तों होता है अम्लीय होता है। कैसा? अम्लीय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मक्खियों में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अभी मैंने फॉर्मिक एसिड के बारे में सारी चीजें वहां बताई हैं। किस वजह से अम्लीय होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से ये आपका विष इसका अम्लीय वहां पे हो जाता है। अब बताइए पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं अंकुरण में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, श्वसन में। तो पौधों से जो ऊर्जा मुक्त होती है किसकी वजह से वहां पे होती है? देखो एक रिएक्शन याद कर लेना वहां पे, जैसे जो क्लोरोफिल मान लो C6H12O6 होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या होती है इनकी क्रिया होती है तो क्या होता है आपका एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या CO2 निकलती है, और प्लस आपका ये जल यहाँ पे निकलता है, और प्लस क्या होती है आपकी ऊर्जा यहाँ पे निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये कब होता है? जब पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? जब पौधे श्वसन वहां पे करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन डी, यानी पौधे ऊर्जा कब छोड़ते हैं? जब पौधे श्वसन करते हैं तब पौधे क्या छोड़ते हैं? आपकी ये ऊर्जा वहां पे छोड़ते हैं। तो हम क्या कहेंगे? पौधे जब श्वसन करेंगे तो आपकी ये ऊर्जा वहां पे मुक्त आपकी ये होती है। अदरक जड़ नहीं है तना है, क्योंकि
बताओ अदरक जो होता है जड़ नहीं है, तना है, इसका रीजन क्या होता है? इसमें गांठें और आपकी पोरियां होती हैं, इसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता है, ये खाद्य सामग्री का भंडारित करता है, ये मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। रोहतक एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ आप यहाँ पे कि अदरक जड़ नहीं है, तना है, इसका रीजन क्या वहां पे होता है? हम कहेंगे दोस्तों इसमें क्या होती है, एक तो गांठें होती है और क्या होती है, पोरियां यहाँ पे होती है। इसी वजह से ये क्या होता है, जड़ ना होके तना आपकी हो जाएगी। हम कहेंगे ऑप्शन ए पे आपका टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, हमें ये बताओ जो आपका अदरक है, अदरक का वैज्ञानिक नाम भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या वैज्ञानिक नाम बताओगे आप? सीधा सीधा बताओगे क्या? जिजिम्बर। क्या हो जाएगा नाम इसका? जिजिम्बर ऑफी, जिजिम्बर हो जाएगा ऑफी सिनेल, ऑफिसिनल। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रासायनिक वो वैज्ञानिक नाम यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए और हमारे कौन कौन से होते हैं जो भूमिगत तने यहाँ पे होते हैं, तो तने कौन कौन से होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं लेकिन वो तने के नाम से वहां पे जाने जाते हैं। जैसे दोस्तों आपने अदरक का नाम तो देख लिया, अदरक हमारा क्या होता है, तना होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आलू होता है, आलू क्या है आपका, आलू भी एक प्रकार का तना यहाँ पे होता है। जैसे दोस्तों आपका हल्दी हो गया, हल्दी भी क्या होती है, एक प्रकार की तने होती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से तना कौन सा है, तो अदरक हो गया, आलू हो गया, हल्दी हो गया, ये सारे सारे तने होते हैं, जड़ें वहां पे नहीं होती। ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा वहां पे हो जाते हैं। सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? हृदय की धड़कन में, तंत्रिका आवेग में, मांसपेशियों के संकुचन में, या इनमें से कोई नहीं? तो सोडियम पंप का बताना है कार्य कहां पे होता है, कार्य कहां पे ये किया जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन ये फिलहाल जयपुर एआरओ में पूछा गया। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट यहां पे हुआ तो आप क्या बताओगे? सीधा से यही याद कर लेना, तंत्रिका आवेग में, सीधा बस यही याद करो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बस यही आपका रिपीट यहां पे हो सकता है। तो यहां पे क्या बताओगे? तंत्रिका आवेग में आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आओ, बताओ आयरन की कमी से होता है आपका, बताओ आयरन की कमी से क्या हो गया? अरुचि है, अरक्तता है, श्वेताणुन्यूनता है, या आपके लोहड़ी वाड़ू रक्ता हो जाएगी। तो अगर शरीर में हमारे आयरन की कमी यहाँ पे हो जाए तो क्या दिक्कत हमें होती है? आप यहाँ पे कहोगे अरक्तता यहाँ पे होती है, खून की कमी होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या होता है? अरक्तता यहाँ पे हो जाता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनीमिया के नाम से भी आपका वहां पे जानता है। और एनीमिया के लक्षण क्या वहां पे होते हैं? अगर आपके अंदर शरीर में खून की कमी वहां पे हो रही तो इसके लक्षण सीधा सीधा यही होता है कि जो आपका शरीर होता है वो हल्का हल्का पीला आपको दिखाई पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको लगा वहां बार बार थकावट वहां पे महसूस होती है। तो इसका मेन लक्षण यही होता है कि आपके अंदर क्या है, आयरन की कमी यहाँ पे हो गई, यानी खून की कमी यहाँ पे हो गई। अगर ये देखा जाए, अब ये कमी तो हो गई, इसके स्रोत क्या है, यानी हम कहां से ये कमी पूरी कर सकते हैं यहाँ पे? तो क्या बताओगे? आयरन के मुख्य स्रोत अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या नाम बताओगे? एक दोस्तों हो गया आपका मांस, क्या हो गया? मांस हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका जैसे पालक हो गई, पालक हो गई। पालक के बाद दोस्तों जैसे आपका दालें हो गई, क्या दालें, ये इसके स्रोत यहाँ पे हो जाते हैं, जहां जो आपकी आयरन की कमी होती है वो आपकी दूर वहां पे की जा सकती है। बताओ पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या वहां पे कहा जाएगा? पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है? रांची एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बताओ मैलेकोलॉजी है आपका, लिम्नोलॉजी है आपका, अनिथ्रोलॉजी है, या हार्पेटोलॉजी हो जाएगा? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से वहां पे जाना जाता है? हम कहेंगे दोस्तों ये हो जाएगा अनिथ्रोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन सी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मैलेकोलॉजी किसका अध्ययन यहाँ पे होता है? ये होता है मोलस्क का, यानी जो आपके घोंघे होते हैं, घोंघे क्या होते हैं? घोंघे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए घोंघे का अध्ययन किसके द्वारा होता है, हम कहते हैं मेलेकोलॉजी के अंदर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए लिम्नोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन यहाँ पे होता है, हम यहाँ बताएंगे पानी के झीलों का अध्ययन किसका होता है? पानी की दोस्तों आपकी झीलें होती हैं, झीलों का अध्ययन इसके द्वारा आपका वहां पे होता है। और हार्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन यहाँ पे होता है दोस्तों? जो आपके सरीसृप होते हैं, क्या होते हैं?
सरीसृप आपका हो गया, या फिर दोस्तों आपके जो उभयचर हो गए, सरीसृप हो गया या आपके उभयचर हो गए, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, हम कहेंगे हर्पेटोलॉजी। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सीधा आएगा। सरीसृप या उभयचर का अध्ययन किसके द्वारा वहां पे होता है, किसके अंतर्गत होगा, हम कहेंगे हर्पेटोलॉजी। आपको ये नाम पता वहां पे होना चाहिए। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका भार कितना वहां पे होता है। और आपका रोहतक एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर क्या बताओगे। इसका दोस्तों हमेशा आपका जो आंसर आएगा लगभग में आता है 1.3 से लेके आपका 1.4 लिख के आएगा, या फिर आपको 1300 लेके 1400 ऐसे ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपका केजी वर्ड आपका लिखा हुआ आएगा, क्या लिख के आएगा, केजी वर्ड यहाँ पे आएगा, केजी। तो कोई भी चीज अगर ऑप्शन में आए आप उसका आंसर वहां पे दोगे, आएगा तो इन्हीं दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑप्शन वहां पे दिखेगा। तो हम लोग क्या बताएंगे, सीधा सीधा बताना 1.3 केजी। ऑप्शन सी पे आपको टिक करना है। अगर ग्राम में आएगा 1300 या 1400 ग्राम ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखा रहेगा। एक क्वेश्चन मस्तिष्क ये पूछा जाता है कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉनों की संख्या लगभग कितनी यहाँ पे होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या लगभग कितनी यहाँ पे होती है, आप कहोगे 86 अरब। कितनी कह दोगे, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आप कहोगे 86 अरब इनकी संख्या दोस्तों आपकी यहाँ पे हो जाती है, जो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं। तो न्यूरॉन की संख्या भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका पूछा गया था सिकंदराबाद एआरओ में, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो मैथ हमारे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती है। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो बड़ी आसानी सभी के आंसर वहां पे दे पाओगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 की और 24 और 36 की चाल से तय करता है। पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल बताओ। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। निकालो, आप क्या निकालोगे, उसका औसत चाल यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम ये निकाल लें, कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, आप ये बताओ कुल दूरी कितनी हो जाएगी। चालें कितनी यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और दूरी कितनी यहाँ पे, 1 की दूरी 8 है, तो 4 की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 4 कर दोगे, कितनी हो जाएगी, दूरी होगी 8 गुणे 4, टोटल हमारी होगी 32 किलोमीटर की हमारी क्या होगी दूरी। 32 किलोमीटर टोटल दूरी हमने निकाल लिया। तो औसत चाल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसकी बताओ औसत चाल। तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है कुल दूरी बटे क्या हो जाए, कुल समय बटे कुल समय। तो हमने यहाँ पे कुल दूरी निकाली, कितनी होगी, 32 होगी। अब बस हमें कुल समय निकाल लेना, जैसे समय निकालेगा इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। अगर ये बताओ 8 किलोमीटर दूरी है, अगर हम 12 किलोमीटर चाल से चले तो क्या हम समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 18 बटे 12 करेंगे तो पहला समय निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कुल समय निकालेंगे, कुल समय कितना हो जाएगा, सभी का हम अलग अलग एक एक करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पहले वाले कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18 बटे 12, प्लस का होगा वो 8 बटे फिर 18 हो गया, फिर प्लस का 8 बटे आपका ये 24 हो गया, और प्लस का 8 बटे आपको यहाँ पे 36 आपका हो गया। बस इसे आपको सोल्व करना है, इसे में क्या निकला है, कुल समय हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सोल्व करो, कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो वैल्यू कटे आप काट दो, 4 से काटो, इसे हम लिख सकते हैं 4 से काटो, 4 दूना 8 हुआ, ये 4 तियां 12 हो गया, और प्लस का यहाँ पे इसको सोल्व किया, ये कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये दोस्तों हो गया 4 बटे 9 हो गया, यहाँ पे 1 बटे 3 हो जाएगा, प्लस आपका ये 2 बटे 9 यहाँ पे हो गया। और नीचे दोस्तों यहाँ पे क्या 4 बटे 9 लिखा है, तो 3 9 3 9, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, हमने कहा एलसीएम आपका हो गया 9 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे ऊपर क्या संख्या हो गई, 6 प्लस 4 और प्लस 3 प्लस 2, इसको जोड़ा कितना हो जाएगा आपका 15 बटे आपका यहाँ पे 9 हो गया। यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे 3, 3 से काटो 5 बटे 3 हो गया,
यानी कितना आ गया 5/3। ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, कुल समय यहाँ पे निकल के आ गया। अब सिंपल से इसी में समय सारी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल दूरी हमारी कितनी है, यहाँ पे हम कहें कुल दूरी आपकी 32 दी जा रही है, और कुल समय अभी हमने कितना निकाला है 5/3। तो 5 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और गुणे 3, 3 नीचे आ गया, हमने 3 ऊपर यहाँ पे लिख दिया। अब इसे सोल्व करो, कितना हो जाएगा 32 गुणे 3/5 करोगे, ये हो जाएगा दोस्तों 19.2 यहाँ पे हो जाएगा। सीधा सीधा क्या कहेंगे, ऑप्शन बी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे आपको लगाना। अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को सबसे बाद में आपको सॉल्व करना है। आपके पेपर में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नजर आएंगे, और इसमें आपको ज्यादा टाइम वहां पे नहीं देना है। मैं वही तभी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि आपको ये कम से कम पता चले कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो मैंने एप्लीकेशन में प्रैक्टिस सेट वहां पे अपलोड करके वहां पे काउंट जरूर कर लेना कि आप 1 घंटे में 60 मिनट में कितने क्वेश्चन के आंसर वहां पे दे पा रहे हो। एक बार प्रैक्टिस जरूर वहां पे आप करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की एक बार करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 है तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 65 है, तो मूलधन बताओ कितना यहाँ पे हो जाएगा। लखनऊ एआरओ में जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। मैं आपके वही सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिस लेवल के क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पे हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि मान लो आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा दूं और पेपर में आपके थोड़ा लेवल क्वेश्चन आगे आपको दिक्कत वहां पे हो जाए। तो यहाँ पे सेम उसी लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका आंसर बताओ कितना यहाँ पे हो जाता। दोस्तों एक चीज ये ध्यान से देखो, यहाँ दिया जा रहा है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज अगर हमें 40 रुपए मिल रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज आपको 65 रुपए यहाँ मिल रहा है, तो आप बताओ मूलधन ज्ञात करो। तो हमें पता है, जो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यहाँ पे होता है। तो मूलधन पी हम कैसे निकाल सकते हैं, पी आप तभी निकाल सकते हो जब आपको सिंपल इंटरेस्ट हमें चलो पता हो गया, गुणे 100 यहाँ पे कर दिया, और बटे आपका ये आर हो गया गुणे टी यहाँ पे हो गया। तो हमें कम से कम दर पहले पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इसका मूलधन निकाल सकते हो। एक चीज ये ध्यान से देखो यहाँ पे कि 2 वर्ष में अगर ब्याज आपका 40 रुपए साधारण ब्याज का, तो अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर आपका 40 रुपए है, तो हमें पता है जो आपका साधारण ब्याज वहां पे चलता है ये आपका हर साल बराबर चलता है। तो अगर 2 वर्ष का 40 है आपका, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हम कहेंगे 20 रुपए यहाँ पे आपका हो जाता है। 1 वर्ष का कितना हो गया, 20 रुपए यहाँ पे आपका हो गया। अब एक चीज ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्याज का अंतर कितना हो गया। यहाँ पे आपका 40 रुपए आपका दिया मिला है ब्याज, यहाँ पे उसी 2 वर्ष में हमें देखो साधारण ब्याज में अगर आपको 40 रुपए मिल रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 65 रुपए मिल रहा है, तो इसमें जो ब्याज आपको एक्स्ट्रा कितना मिला है, एक्स्ट्रा कितना मिला कैसे निकालोगे, हम निकालेंगे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट कितना हो जाएगा। आप कहोगे 65 माइनस का 40 करोगे, यहाँ पे ये एक निकल के आ गया 25 रुपए निकल के आ गया। यानी ये जो 25 रुपए का ब्याज हमें मिला है, किस वजह से मिला है कि जो आपका 1 वर्ष का ब्याज का ही तो ब्याज आपका जुड़ा हुआ, वहां पे ये 25 रुपए आपका मिला है, ब्याज का ही तो ब्याज आपका मिला है। ये 25 रुपए ब्याज हमें किस में मिला, ये जो आपका 20 रुपए आपका ब्याज यहाँ पे था 1 वर्ष का, इसी का हमें ब्याज मिल गया है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले दर आप निकाल लो। तो यहाँ पे दर बराबर क्या हो जाएगी, दर बराबर क्या हो जाएगी आर, दर आर का मान क्या हो जाएगा, जो ये 25 रुपए का ब्याज मिला है 20 रुपए का, 20 नीचे लिख देंगे, गुणे आप यहाँ पे सिंपल 100 करोगे, 20 पंचे आपका 100 हुआ, 25 गुणे 5 करोगे कितना आएगा 125%। ये जो आपका निकल के आया है ये आपकी दर यहाँ पे हमारी हो गई है। अब अगर सारी वैल्यू हमें पता होगी, इसी में सारी वैल्यू रख दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना यहाँ पे दिया, साधारण ब्याज कितना हमें दिया जा रहा है, ये हमें पता है 40 है, कितना है 40, यहाँ पे हमने सिंपल रखा 40 रख दिया, ये सिंपल गुणे 100 कर दिया, और आर का मान अभी मैंने निकाल दिया 125 यहाँ पे निकाल दिया है। और समय कितना है आपका, समय यहाँ पे 2 वर्ष की बात की जा रही, 2 वर्ष यहाँ पे रख दोगे। अब इसे सोल्व करो, कितना हो जाएगा, 25 से काटा 25 पंचे 25 हुआ, 25 चौके आपका 100 हो जाएगा। अब 5 से काटा ये 55 40 यहाँ पे, 2 से काटा 2 दूना 4 हुआ, और 8 गुणे 2 कर दोगे 16 रुपए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, मूलधन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16 रुपए,
मूलधन कितना हो गया, आप कह रहे हो 16 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी पे सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर है, इसी लेवल के क्वेश्चन अब आपको वहां पे देखने को मिलेंगे वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है, यदि कक्षा में 39 विद्यार्थी, कितने 39 विद्यार्थियों का औसत आयु 39 है, शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु अब 40 वर्ष हो गई, तो शिक्षक की आयु बताओ क्या होती है। देखो यहाँ पे योग निकाल लो, अगर 39 विद्यार्थियों की आयु औसत आपका 39 है, इनका योग कितना हो जाएगा, तो ऊपर योग दोस्तों सिंपल से हो जाएगा 39 गुणे 39, इसका मान क्या हो गया, आप कहोगे 1521 यहाँ पे हमारा हो गया। अब बाद में जब आपका शिक्षक भी सम्मिलित हो जाता है, पहले अगर 39 विद्यार्थी थे, अब शिक्षक की आयु भी यहाँ पे सम्मिलित कर लेंगे, अब क्या हुआ, अब संख्या हो गई 40 यहाँ पे हो गई, लेकिन औसत भी बोल रहा है कि 40 यहाँ पे हो गई, तो योग कितना हो जाएगा, योग होगा दोस्तों 40 से गुणा करो, ये आपका हो गया 1600 यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ जो आपका ये बढ़ गया यहाँ पे 1521 से 1600 बढ़ा है, ये क्या रीजन था बढ़ने का, क्योंकि इसमें शिक्षक की आयु शामिल वहां पे की गई थी। तो यहाँ पे कितना आपका ये बढ़ गया, यहाँ पे आप देखोगे ये 79 आपका यहाँ बढ़ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 79 वर्ष हो जाएगी। आप कहोगे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, बस कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए, आंसर सीधा सीधा आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये चीज यहां पूछी गई थी रांची एआरओ में। कैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे देखना, हमने माना तीन संख्या, पहली संख्या ये हमारी होगी, दूसरी संख्या हमने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे हमने लिख दी हमारी तीसरी संख्या हो गई। तो अगर आप ये मान लो कि पहली संख्या हमने मान ली कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या हमने माना, तीसरी संख्या हमारी 100 यहाँ पे हो गई, ठीक है, कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम है, तो 100 में अगर 30% कम है, पहली संख्या हमारी क्या होगी 70 हो गई, और फिर 37% कम है, तो 100 में अगर 37 यहाँ पे कम हो जाएगी, आप कहोगे ये संख्या कितनी हो गई 63 यहाँ पे हो गई। अब बोला गया पहली संख्या से, दो जिसके साथ आपको ये सही वर्ड लगता है वो संख्या हमेशा कहाँ लिखी जाती है, नीचे 70। तो पहली संख्या से आपकी दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम यहाँ पे है, तो कितने परसेंट कम है, हम कह रहे हैं 7 कम है। सिंपल से यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिखा, परसेंटेज ले गुड़े आप यहाँ पे 100 कर दोगे, 7 से 70 काटा 10 हुआ, 1 0 0 काट दिया, हम कहेंगे 10% दोस्तों ये आपकी कम वहां पे हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, ये आपका रांची एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। बाद में प्रैक्टिस जरूर करना, मैं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। अगला क्वेश्चन आता है, ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेच देता है, तो परिणामी लाभ बताओ। दोस्तों जब भी आपकी दो वैल्यू वहां पे दी जाए, दोनों में अगर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, अब पूछा गया परिणामी लाभ बताओ क्या हो जाता है। बस सिंपल से एक फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लेना, क्या चीज, ए प्लस बी और प्लस का ए बी बटे 100, इसी में वैल्यू आप रख दे रहे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो जहां पे ए है वहां पे हमने 10 लिखा, जहां बी है वहां लिखा 20 लिखा, और प्लस का सिंपल 10 गुणे यहाँ 20 कर दिया, बटे आपने यहाँ पे 100 किया, तो ये 2 0 2 0 0 काट दिया, ये 10 प्लस ये हमारा 30 हो गया, यहाँ पे कितना आपका ये प्लस 2 बचा, 30 प्लस 2 जोड़ दिया, कितना हो गया आपका 32 यहाँ पे हो गया। तो हमें क्या कहेंगे, परिणामी लाभ, परिणामी लाभ कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन सी पे आपको टिक कर देना। रोहतक एआरओ में जीडी के पेपर क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नजर आने वाले हैं। एक कंप्यूटर की कीमत अगर 22,200 रुपए है, 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत बताओ कितनी वहां पे हो जाए। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां पे सिंपल से दिया जा रहा है, अभी कीमत क्या है आपकी 22,200 रुपए यहाँ पे दी जा रही, 22,200 रुपए यहाँ पे दी गई। अब ये बताओ 25% कमी, अगर 100 में हम इसकी दो इसी के 25% निकाल लो, तो पहले ये बताओ इसका 25% कितना हो जाएगा। अगर हम इसका
25% निकालें कितना हो जाएगा, 25 से काटो ये आपका 4 हो गया, 4 से भाग किया ये हो गया 5550 आपका यहाँ पे निकल के आ गया। अब इतनी अगर कमी कर दो तो आप सिंपल से क्या करो, ये आपका जो 22,200 यहाँ पे दिया जा रहा है इसमें 5550 आप यहाँ पे जब ये संख्या माइनस यहाँ पे कर दोगे इसकी वैल्यू क्या बचेगी, 16,650 ही तो आपका बचा है। जैसे आप 22,200 में 5,550 माइनस कर दोगे तो 16,650 बचा, यही आपकी आखिरी कीमत यहाँ पे हो जाएगी 16,650। 16,650 कहाँ दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। बिल्कुल बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फटाफट आंसर आप यहाँ पे दे लोगे। जयपुर एआरओ में जीडी की पेपर क्या चीज पूछी जा रही है, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे हैं तो 126 किलोग्राम चावल में कितनी बोरियां भरी जाएंगी। तो सिंपल से भाई 126 किलोग्राम हमें चावल भरना है और एक बोरी हमें पता है कि ना 114 किलो एक बोरी में भर सकते हैं। तो इससे जैसे भाग करो कितनी बार जा रहा है, आप खुद ही करो 9 बार जा रहा है। तो अगर हमें 1026 किलो चावल यहाँ पे भरना है तो हमें कितनी बोरियां चाहिए, आप कहोगे 9 बोरियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन सी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है। जयपुर एआरओ में जीडी के पेपर क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो सेम यही क्वेश्चन आएंगे जो डेली 6:30 बजे क्लास दोस्तों यहाँ पे हो रही, क्लास जरूर यहाँ पे लेना। जब पेपर आएगा आपको ये मान चलना है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको तैयार करते हुए अभी से यहाँ पे चलना है। वहां पे एक वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 68 रुपए में बेच दिया जाए तो बताओ बट्टा पर कितने परसेंटेज का हो गया। तो कैसे निकालोगे, मान लो 80 रुपए की सामान थी, हमने 68 रुपए की यहाँ बेच दी, कितने रुपए का आपने छूट दिया, 12 रुपए का। परसेंटेज छूट पूछी जा रही, 12 बटे यहाँ पे 80 कर दोगे, गुड़े यहाँ पे 100 से यहाँ पे कर दोगे। इसको सोल्व करो कितना दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया, आप कहोगे सर 15% यहाँ पे हो गया। तो हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा आंसर आप कहोगे 15% का डिस्काउंट होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 80 रुपए में खरीदा, 68 रुपए में बेचा, तो डिस्काउंट कितने परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 80 रुपए की सामान थी, 68 की बेचा, हम 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, 12 बटे 80 कर दोगे, गुड़े 100 कर दोगे, मान कितना आ गया 15%। आपकी ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। एक खुदरा विक्रेता है, ये 22,400 में 12 जोड़े जूते खरीदता है और उसकी ऊपरी खर्च में 1,600 रुपए है। यदि वह उन 12 जोड़ी जूतों को बिक्री आपके 28,500 अर्जित करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। लाभ प्रतिशत बताओ कितना यहाँ पे हो जाएगा। देखो पहले तो ये बताओ उसका पैसा कितना लग गया, क्रय मूल्य कितना यहाँ पे लग गया। हमने माना जो उसका क्रय मूल्य, खर्चा कितना उसका व्यक्ति का लगा है। तो पहले तो खुदरा विक्रेता था, ये 22,400 में 12 जोड़े जूते खरीदता है, उसके ऊपरी खर्चा इसने 1,600 और जोड़ दिया, तो कुल पैसा कितना लग गया आपका, ये लगा आपका 22,400 में आप ये 1,600 यहां पे जोड़ दोगे। इन दोनों वैल्यू के आप जोड़ो कितना निकल के आ रहा हो जाएगा, ये दोस्तों हो गया आपका 24 रुपए। यानी हमने कहा कि 24,000, 24,000 रुपए हमारा खर्चा हो गया, 24,000। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है ये टोटल बेचा कितने किसने, 28,500 का। तो ये जो सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमने कहा 28,500 रुपए आपका हो गया। अब ये पूछा जा रहा है हमें ये बताओ प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य हमारा कितना यहाँ पे दिया जा रहा है, ये दिया गया 24,000, यहां पे सिंपल रख दिया हमने 24,000 लिखा है। और लाभ कितना हुआ, तो 28,500 में जब ये 2400 आप 24,000 यहां माइनस करोगे कितना निकल के आएगा, आप कहोगे 4,500, ये वैल्यू यहां पे निकल के आ गई। परसेंटेज में क्या करोगे, 100 से यहां पे सिंपल सा आप गुणा कर दोगे, तो क्या जो वैल्यू कटे काट दो, 2 0 2 0 हमने काटा, 1 0 0 कट गया, 24 का भाग जैसे आप यहाँ पे दो क्या आ जाएगा 18.75% दोस्तों, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो हमें क्या कहें कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, आप कहोगे 18.75%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतक एआरओ में जीडी की पेपर सीधा क्वेश्चन आया था, सीधा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकराने वाले हैं वहां पे। और दोस्तों मैथ के मैंने बिल्कुल जितने टाइप क्वेश्चन आपको नोट्स में वहां पे दे रखे, बस वो टाइप तैयार कर लें, जहां से आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी वहां पे हो जाएगी। अगर सारे टाइप आपने वहां पे तैयार कर लें जो नोट्स में दे रखे हैं, तो एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर भी आपका नहीं जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आओ, यदि अंकित मूल्य 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य आपका 14,430 है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य बताओ क्या वहां पे हो जाएगा। एक उपकरण का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, बताओ क्या हो जाएगा। दो ये आपकी लैंग्वेज थोड़ी अटपटी वहां पे लग रही होगी, लेकिन सवाल बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपकी आनी चाहिए। देखो हमें पता है कि आपको यदि अंकित मूल्य 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य कितना है, 14,000 क्या है वो, 14,300। तो अगर यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है आपकी 14,000 आपकी 430 यहाँ पे आपकी दी जा रही, तो ये वैल्यू दोस्तों क्या है आपकी, ये वैल्यू आपकी दी जा रही विक्रय मूल्य। और इसमें छूट कितनी हमारी है, 26%। अगर 100 में आप 24% डिस्काउंट यहाँ पे देने के बाद ये वैल्यू थी, तो 100 में 24 आप सिंपल क्या कर दो, माइनस कर दो यहाँ पे। तो 100 में 24 माइनस क्या, ये आपका निकल के आ गया 74% निकल के आ गया, कितना 74%। तो परसेंटेज हटाएंगे क्या, बटे 100 यहाँ पे करते हैं, तो बटे 100 करोगे, इसका मतलब हम कर सकते हैं यहाँ पे बटे 100 करोगे, ये 100 हटाएंगे हम यहाँ पे, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हमने सिंपल सा लगा दिया। तो ये आपकी ये वैल्यू, इसकी मान पहले आप यहाँ पे निकालो। अब इसको दोस्तों सॉल्व करोगे तो ये दशमलव ही हटा दो यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 2 जीरो ऊपर हमने और यहाँ पे बढ़ा दिए। अब ये बताओ कितनी बार जाएगा, 74 से इसे काटो कितनी बार जाएगा, आप सीधा कहोगे 14,430, ये टोटल जाएगा 195। कितनी बार जाएगा, 195, 2 जीरो और यहाँ पे निकल के आ गए। तो दोस्तों ये निकल के आ गया 19,000, जो ये 500 वैल्यू दोस्तों आपकी निकली है, ये कितने की निकली है, ये निकली है 5 ब्लूटूथ हो गए। कितने संख्या थी यहाँ पे, यहाँ थे 5 ब्लूटूथ संख्या थे। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमें बताना एक उपकरण एक ब्लूटूथ की, तो 5 की अगर ये कीमत थी, एक के लिए क्या करोगे आप 5 से यहाँ पे भाग कर दोगे, तो कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3900 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया। तो हम क्या कहेंगे, एक उपकरण का अंकित मूल्य कितना रुपए निकल के आ जाएगा, एक उपकरण का अंकित मूल्य हो गया 3900 रुपए। अगर यहाँ ये पूछा जाता है 5 उपकरणों का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ये 5 उपकरणों का अंकित मूल्य क्या था 19,500, लेकिन एक का पूछा गया तो हम 5 से भाग कर देंगे, आपका आंसर वहां से निकल के आ जाएगा। बस थोड़ी कैलकुलेशन अगर आपकी आती है, सारे आंसर आसानी से वहां पे दे पाओगे। ये बताओ x के 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी, देखो जब बड़ी से बड़ी संख्या लिख जाए हमें पता हो जाना है हमें एलसीएम निकालना, वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि आपका 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के अंकों का योग बताओ। यानी हमें वो संख्या पहले निकाल लो जो आपकी 12, 20 से 25 से पूर्णतः विभाज्य हो, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 से 2 अंक नहीं होने चाहिए और 3 से 4 भी वहां पे नहीं होने चाहिए। तो सिंपल से क्या निकालना आपको, 12, 20 और 25 का आपको निकालना एलसीएम। तो 12, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 20 और 25, एलसीएम आपको पता है गुणनखंड विधि से निकाल लीजिएगा। 12 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। गुणनखंड विधि क्या होती है, पहले हमारा 2 से काटते हैं, यहाँ पे 6 होता है, फिर यहाँ 10 होता है, ये फिर 25 लिखा होता है। तो ये आपको तरीका पता है कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो हम जब ये 12 और 20 और ये 25 का एलसीएम निकालेंगे, इसका दोस्तों एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम दोस्तों निकल के आएगा आपका 300 यहाँ पे निकल के आएगा, जब पूरा अब ये एलसीएम निकालोगे। अब देखो क्या ये 300 से बड़ी संख्या और हो सकती है हमारी, देखो ये संख्या हमारा 300 लिखी है, 300 को मान लो 1 से गुणा किया, ये हमारा 300 ही वहां पे हो गया। अगर इसी 300 को हम यहाँ 2 से गुणा कर दे, हाँ ये 600 हो गया, अभी भी 3 अंक ही है हमारे। अगर इसी 300 को हम 3 से गुणा कर दे, ये हमारा 900 यहाँ पे हो गया। अब इसी 300 के दोस्तों अगर आप ये 4 से गुणा करो, ये आपका हो गया 1200। लेकिन यहाँ ये 1200 क्या हो गया, हमारी 4 संख्या हो गई, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या भी हो और 3 अंक से ज्यादा भी ना हो, तो ये संख्या हमारी क्या आ गई, 900 आपकी हो गई। अब ये बताओ जो आपकी 900 लिखी गई है, 900 सवाल में क्या दिया जा रहा है, 900 के अंकों का योग, इनके अंकों का योग आपसे पूछा जा रहा है। ये सारी संख्या जोड़ो कितना निकल के आएगा, अंकों का योग आपका 9 ही तो यहाँ पे हो जाएगा। बस यही 9 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना। अंकों का योग क्या हो जाएगा 900, और 900 को हमने जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगले क्वेश्चन में आओ, ये दिया जा रहा है, ये वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर
अमित है 5400 की राशि निवेश करता है और 94 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंतर में गोपाल को अंतिम रूप से 840 रुपए अधिक ब्याज वहां प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ क्या वहां पे हो जाएगी। वार्षिक ब्याज की दर पूछी जा रही। देखो सिंपल फार्मूला हमें अभी मैंने तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यहाँ पे हमारा होता था। यहाँ पे हमसे ये दर की वैल्यू पूछी जा रही, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 हो जाएगा बटे यहाँ पे मूलधन हो जाएगा और गुणे टी यहाँ पे आपका समय हो जाएगा। तो दर कैसे आप निकालो, पहले ये ध्यान से बताओ कि ये जो आपका 840 रुपए जो ज्यादा मिल रहा है, क्या रीजन ज्यादा। यहाँ पे एक जगह आपने 5400 निवेश किया, यहाँ पे आपने 9400 को निवेश किया, तो ये जो आपने 4000 जो ज्यादा निवेश यहाँ पे कर दिया, इसी की वजह से इसी 4000 का तो ये ब्याज हमें ज्यादा मिल रहा है। तो आप सिंपल से कह दो कि हमने मान लिया मूलधन हमारा ये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका ये 840 रुपए यहाँ पे हो गया, 840 हो गया, और यहाँ पे समय कितना हो गया, समय आपका 3 वर्ष, तो टी का वैल्यू आपने रख दिया 3। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जहाँ लिखा हमने क्या लिखा 840 लिख दिया, ये 840 गुणे 100 कर दिया आपने। मूलधन कितना हमने माना है, आपने कहा 4000 यहाँ पे लिखा, और समय कितना आपका 3 हो गया। अब इसे सोल्व करो कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 काट दो, ये 3 0 0 हमारे कट गए, 4 से काटा 4 दूना 8 हुआ, 4 1 के 4 हुआ, 3 7 21 सीधा सीधा आपका हो जाएगा। तो दर बराबर क्या हो जाएगी, दर कहोगे आप 60% की दर यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो सीधा सीधा आंसर क्या बता देना है, ऑप्शन नंबर ए पे आपको यहाँ पे टिक कर दें, दर क्या हो गई 60% की दर यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है मूल्यांकन कीजिए, इसके सोल्व यहाँ पे करना है। दो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा सबसे पहले आपको भाग सोल्व करना है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना है। तो यहाँ सोल्व करो, 8 का भाग 32 में करें कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 गुणे 4 हो गया, माइनस का 3 गुणे 4। अब इसे सोल्व करो, यहाँ पे क्या हो गया 4 चौक 16 हुआ, ये कितना हुआ 4 से 12 हुआ, 16 में 12 माइनस करो कितना हो गया, आप कहोगे 4 यहाँ पे हो गया। तो सीधा सीधा आंसर क्या बता दोगे, 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी पे आपको सीधा सीधा टिक यहाँ पे कर देना है। सिकंदराबाद एआर में जीडी के पेपर दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि बस कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो मैथ फटाफट आप सभी आंसर वहां पे देते हुए चले जाओगे। अगला क्वेश्चन आता है, यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या आपकी 13√3 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बस फार्मूला पता होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे होता है। सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दी जा रही है। आंसर हमारा पाई में दिया गया, पाई का मान पाई ही आप यहाँ पे रख दोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 गुणे पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा √13 गुणे √13, चाहे ये लिख दो यहाँ पे 13√3 का वर्ग यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 गुणे पाई, और 13 का वर्ग क्या होता है, हम कहते हैं 169 हो जाएगा, √3 का आप वर्ग करोगे केवल 3 हो जाएगा। अब इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, 169 गुणे 3 गुणे 2 करोगे, इसकी वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 1014 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाए, 1014 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसमें आपकी ये वैल्यू आपकी दी जा रही है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है। बस कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए, अगर फार्मूला याद पता है आपको तो आंसर यहाँ पे निकाल ही आप लोगे। बस फार्मूले सारे क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, केतन ने 151 कुर्सियां बेची और 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ परसेंटेज बताओ कितना हो जाएगा। बस सवाल लैंग्वेज अटपटी है, सवाल बहुत ही नॉर्मल है। हमने देखो क्या दिया, 151 कुर्सियां बेची, हमने माना एक कुर्सी का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपए है तो 151 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 151 रुपए, आपको सिंपल से यहाँ पे हो गया। अब फिर बोला जा रहा अगर आपको 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपने कहा 51 रुपए। तो ये पहले तो ये बताओ उसका क्रय मूल्य कितना वहां पे रहा होगा, यानी आपको 151 की जो आपने बेची 51 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, तो हमें पता है अगर 100 रुपए की सामान रही होगी, जब आप इसे 151 का बेचोगे तभी तो 51 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंटेज, अब पूछा क्या जा रहा हमसे, ये बताओ लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों अभी मैंने बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना हमारा है 51 रुपए, बटे क्रय मूल्य कितना आपका 100 है, गुणे 100 यहाँ पे कर दोगे, 100 से 100 काटोगे क्या आ गया, आप कहोगे 51%।
51% हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 51% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन ए पे आपको यहाँ पे टिक कर देना। रोहतक एआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका वहां पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहां से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल इजी आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखते ही वहां पे आंसर बता दोगे। इसमें क्या दिया जा रहा है, ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यदि हम एस बी एफ यू को, आपको ये संख्या वहां पे लिखी गई है, एच ओ एक्स ए को हम यहाँ पे के क्यू जेड डी संबंधित है, तो हमें बताओ आप ये जेड ई पी आई को आप क्या लिख वहां पे सकते हो। ध्यान से देखना, यहां बस ये ध्यान देखो कि अगर ये एस से हमारे यहाँ पे एस है, एस से अगर वी हुआ है, तो एस से वी कैसे हुआ, जब हम एस के आगे +3 संख्या यहाँ पे चले थे तो हमारा वी यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे आ जाओ, जेड से अगर 3 संख्या यहाँ पे आगे जाओ तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो हमारा पहला अक्षर सी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये इसमें सी है नहीं तो ये आंसर हो नहीं सकता, इसमें है नहीं ये आंसर हो नहीं सकता, इसमें सी है नहीं ये आंसर हो नहीं सकता। बस हमारा एक ही ऑप्शन बचा है बी, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे आपको कोई संख्या आपको देखनी भी नहीं है। इसके आगे अगर बी से आपने देखा, बी से डी हुआ, यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, +2 बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल से यहाँ भी आ जाओ। ई में अगर 2 यहाँ पे जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ई एफ जी, यहाँ पे जी। हमने एक और संख्या चेक कर ली, जी भी हमें मिल गया। दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, जी होगी। तो आगे हमें चेक ही वहां पे नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल सा आपको टिक कर देना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। सीरीज क्या चल रही है, +3, आप पहली संख्या में बढ़ा, +2 बढ़ा, तो यही हमारा इसमें भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर वहां बता लोगे। और जो नोट्स वहां पे एक बार तैयार जरूर वहां पे आप कर लीजिएगा। तो इसमें क्या चीज दी जा रही है, ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दे, असंगत अक्षर समूह और उस अक्षर समूह में व्यंजन स्वरों की संख्या आप या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। तो अगर उनके स्थान पे आधारित नहीं है, सीधा सीधा सवाल में हमें दे ही दिया है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपको क्या अलग यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एक केवल पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जहाँ पे 2 अक्षर आपके क्या हो रहे, रिपीट यहाँ पे हो रहे हैं और किसी में कोई भी अक्षर आपका रिपीट यहाँ पे नहीं हुआ है। सिंबल से क्या कह दोगे, ऑप्शन ए हमारा अलग यहाँ पे हो जाएगा। पहले ऑप्शन में आपके अक्षर रिपीट वहाँ पे कर दिए गए हैं और किसी में आपका अक्षर वहां पे रिपीट आपका नहीं किया गया। तो हम आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन ए इसका सीधा सीधा राइट आंसर आपका हो गया। इसका आंसर बताओ क्या यहाँ पे हो जाएगा। यदि एक आपका ये वर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान आपका अपरिवर्तित रहता है वहां पे। तो पहले क्या लिखा है यहाँ पे, जो वर्ड सीधा लिखा है यहाँ पे लिखा एस लिखा है, एस के बाद आपका वाई है, वाई के बाद यहाँ पे हमारा एम है, एम के बाद आपका एम के बाद पी है, फिर आपका यहाँ पे एच है, फिर आपका ओ हो गया, यहाँ पे एन हो गया, फिर आपका ये वाई हो गया। अब देखो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे लिखे, अंग्रेजी से पहले ए बी सी डी ऐसे हमारा चलता है, तो बताओ इनमें से सबसे पहले कौन संख्या हमारी आएगी। तो हमें पता है सबसे पहले हमारी यहाँ पे आगे एच संख्या आ गई, एच हमने मान लो इसका कट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या आपकी आ जाएगी, इनमें हमारी आएगी अगली संख्या आपकी एम आ गई, एम हमने देख लिया यहाँ पे। एम के बाद क्या आपकी आएगी, आप कहोगे एम के बाद एन आएगी, एन हमने यहाँ पे चेक कर लिया, एन कट गया। एन के बाद क्या आपकी बच रही है यहाँ पे, एन के बाद क्या बचेगी यहाँ पे, ओ हो गया, एन हो गया, एच हो गया, एम हो गया, एन। संख्या क्या लिखी, एस वाई एम पी एच ओ एन वाई। यहाँ पे हमने लिख दिया, पहले एच आ गया, फिर हमारा एम हो गया, फिर हमारा एन हो गया, फिर आगे क्या बच रहा हमारा, एक बच रही है आपकी ओ संख्या, यहाँ बच रही ओ हो गई। ओ के बाद क्या आएगी आपकी पी आएगी, पी के बाद क्या एस आ गया, एस के बाद क्या आपकी वाई यहाँ पे आ गया। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन संख्या वाई बच रही, वाई से वाई 2 वाई है, 2 वाई हमने लास्ट यहाँ पे लिख दिए। तो हमने क्या देखा, जो आपकी ये वाई है केवल एक ही संख्या हमें ऐसी मिली यहाँ पे जो का स्थान आपका बिल्कुल चेंज वहां पे नहीं हुआ है। तो सेम क्या करना आपको, ए बी स्टडी जैसे हमारा ए पहले आता है तो उसी हिसाब से आपको देखते हो उसी क्रम में लगा देना है। तो यहाँ पे आखिरी में जो हमारा वाई आया, एक स्थान आपका चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या बताओगे राइट आंसर इसका। तो हम कहें केवल एक ही एक ऐसा हमें अक्षर मिल रहा है जिसका कोई भी स्थान आपका चेंज वहां
यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे टिक कर देना है। और ये आपका रांची एआरओ में जीडी के पेपर में क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या चीज दी जा रही है, ये बताओ 35 है, 43, 53, 65, 79 में इसकी अगली संख्या बताओ क्या वहां पे आ जाएगी। तो अगली संख्या कैसे यहाँ पे निकलोगे, सीरीज देखो क्या दी जा रही है, 35, 43, 53, 65, 79। तो सीरीज क्या चल रही है, यहाँ पे एक संख्या लिखी, यहाँ पे 35 लिखी है, फिर यहाँ पे लिखा 43 है, एक है 53 है, फिर आपका ये 65 है, फिर यहाँ पे 79 आपका दिया जा रहा है। पहले यहाँ पे आओ, देखो यहाँ से 35 अगर ये 43 से यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आपका बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, आपने कहा 8 बढ़ गया। 43 से 53 हुआ, हमने कहा 10 बढ़ गया। 53 से 65 हुआ, आपने कहा 12। तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, आपने 14। तो आगे हमें पता है ये दो दो की गैपिंग हो रही, सभी में दो दो की गैपिंग हो रही है, तो हमें पता आगे संख्या जो बढ़ी जाएगी, यहाँ पे 16 बढ़ जाएगी। तो 79 में जैसे आप यहाँ पे 16 आप जोड़ोगे, कितना निकल के आ जाएगा, ये दोस्तों हो गया आपका 95 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कौन संख्या हो जाएगी, 95 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे टिक कर देना है। गैपिंग क्या चल रही है, यार दो दो संख्याएं आपकी बढ़ रही है वहां पे। तो अगली संख्या हमारी कितनी बढ़ जाएगी, आपको 16 यहाँ बता देना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे करिएगा। अगला क्वेश्चन एक और हमारा दिया गया, एक सीरीज क्या दी जा रही, सीरीज का ही क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे 101 लिखा है, फिर 111 लिखा है, यहाँ फिर आपका 122 लिखा गया, फिर 100 आपका 34 यहाँ पे हो गया, फिर आपका 147 आपका यहाँ पे हो गया। अब बताओ इसके आगे कौन संख्या आपकी यहाँ पे आएगी, सीरीज क्या चले, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ बताओ 101 से 111 हुआ, हमने देखा 10 बढ़ गया, 111 इसमें 122 हुआ, आपने कहा 11 बढ़ गया। यहाँ पे कितना गैपिंग हुई, आपकी 12 हुई, यहाँ पे गैपिंग आपकी 13 होगी। तो आगे हमें पता है गैपिंग कितनी की रही होगी, 14 की रही होगी। तो 147 में आप 147 और 14 जब यहाँ पे जोड़ोगे, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 161 यहाँ पे आ जाएगी। तो अगली संख्या हम क्या कहें कितनी हो जाएगी, आपकी 161 यहाँ पे होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों आप ये बताना है क्या स्कोर यहाँ पे आपका हुआ है। और जो बच्चे पहली बार तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं वहां पे, तो ये ध्यान रखना, तो अगर आप पहली बार तैयारी करो और ये कंप्लीट जो नोट्स आपके दिए गए साइंस के, जीके के, मैथ के, जो ये प्रॉपर आपको हैंड नोट्स दिए जा रहे हैं, एक बार तैयार जरूर करना। इनकी फोटो कॉपी बस आप निकलवा लेना, जब पेपर में बैठोगे इसके बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। और दोस्तों आपका जो आपके ये 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपके ये दिया है, इनकी प्रैक्टिस सेट जरूर आप एक बार दीजिएगा, जहां से आपको एक आइडिया ये लगे कि हम 1 घंटे 60 मिनट में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और इसके बाद हमें रैंक कितनी वहां पे निकल के आ रही है। जब वहां बैठोगे आपको कम से कम रैंक पता चलेगी। हम अगर 1000 बच्चा प्रैक्टिस सेट वहां पे दे रहा है, इन 1000 बच्चों में आपकी रैंक क्या रही, पहली है, दूसरी है, तीसरी, क्या रैंक आपकी वहां पे जा रही है। तो अगर इन प्रैक्टिस सेटों में आपने 35 प्लस क्वेश्चन भी आपके सही चल रहे हैं, तो आप मान चलना तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखिए इस तरह। लेकिन अपना जो टारगेट है लास्ट फाइनल का, आपको 40 प्लस क्वेश्चन वहां पे लेके चलना है। और ये नोट्स दोस्तों अगर आपने एक बार तैयार कर लिए, बड़ी आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन वहां से आप सही कर लोगे। तो ये नोट सीधा आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एनए वाला सर्च करना है, ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहां पे ये फोल्डर आपको दिखेगा, जहां पे कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर मुझे व्हाट्सएप इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट हो वो मैं बिल्कुल क्लियर वहां पे आपका करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे 6:30 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।